हिंदी के जैसे कि मैंने सीरीज शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणवश उसे बंद कर दिया गया था। वही सीरीज आज से दोबारा शुरू होगी दोस्तों। मतलब कि हिंदी के लगभग 50 सेट कराऊंगा, जो पिछले कराया हूँ, और आगे जोड़कर टोटल 50 सेट कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं 10 मिनट में रिवीजन। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत पत्र का संबंध किससे है? जैसे कि व्यक्तिगत पत्र किसको लिखा जाता है? अपने सगे संबंधियों और मित्रों को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जब किसी व्यंजन में एक व्यंजन और उसका अर्धांश, जैसे कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली, जैसे यह दिल्ली लिखा है कि एक आधा व्यंजन और एक पूर्ण व्यंजन को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। ठीक है, दिल्ली तो जब लिख दिए तो आप जान ही गए होंगे। और उ और पापा बाभा जो उच्चारण है इसका वो ओष्ठ से होता है। और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप जानते हैं कि यही है उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी 2 व्यंजन हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। और स्वर संधि कितने हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के हैं। और मतदाता में मद से माता यानी तत्पुरुष समास है। इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, नी है शेष। और अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा गया इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मतलब यहाँ व्यतिरेक वाचक है दोस्तों, ना कि स्थान बता रहा, ना दिशा बता रहा, ना समय बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तत्सम शब्द आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन है? ऊंचा का उच्च लिखा जाता है तत्सम, बाकी सभी तद्भव हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव कौन है? ने होता है, ने का तद्भव स्नेह लिखा जाता है। बाकी अब आपको अर्ध तत्सम बताना है। अर्ध तत्सम मतलब आधा तद्भव हो आधा तत्सम हो। आज्ञा, आज्ञा यही अर्ध तत्सम है, बाकी सभी तद्भव रूप है। और अगला देखिए, और देशज शब्द कौन सा है? देशज आप जानते हैं कि देशज शब्द कौन सा है? कौन सा है? जूता, जूता, पगड़ी, लोटा, ये सब देशज के हैं। और सर्वनाम आपको इसमें से पहचान करना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है। आप जानते हैं सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनामों की संख्या 11 होती है, लेकिन सर्वनाम के जब प्रकार पूछे तो अलग बात है, 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वनामों की संख्या टोटल 11 होती है, जिनमें से एक ए भी है। अगला क्वेश्चन, प्रखर। प्रखर शब्द क्या है? प्रखर मतलब तेज, बुद्धिमान, ये सब विशेषण ही है। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब इसमें प्रतिदिन यानी ये तो अव्यय है, लेकिन कौन सा अव्यय है आपको यही बताना है, जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। प्रतिदिन यानी इस समय बता रहा है, यानी कालवाचक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? रात भर आप देख रहे हैं ना, यह क्रिया विशेषण की पहचान है। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें इसको सी माना है, लेकिन दोस्तों हम बता रहे हैं इसमें डी सही होगा। वह सोता है परंतु बहुत सपने देखता है। वह सोता है परंतु सपने देखता है। परंतु क्या है? परंतु यह एक अव्यय है। और मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये तो मान लीजिए सरल वाक्य था। मैं भी जाऊंगा यानी काफ़ी जोर लगाना पड़ा, इसलिए इसमें निपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, आँख का पर्यायवाची आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अच्छी होता है, नयन होता है, दीर्घ होता है, लेकिन दृगम्भु नहीं होता ही, लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसे एक अक्षर नहीं आता है। अक्षर का आपको विलोम बताना है। अक्षर, क्षर का अक्षर होता है, क्षर का अक्षर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए, कौन सा सही युग में है? जैसे कि ललित कलित बोला जाता है क्या? नहीं। फुट फट नहीं। गे जे नहीं। जैसे कि मतलब दिल्ली उल्ली में या कहीं भी, कहीं बंदी उंदी, मतलब ऑप्शन नंबर
सी सही है, बंदी उंदी। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिससे गिना ना जा सके, यानी अनगिनत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और दायां, जो दायां रास्ता साफ हो गया है, मतलब दायां रास्ता साफ है, यानी एक रास्ता और रहा होगा, तो यानी संबंध बता रहा है। बच्चे, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी साधन के रूप में, यानी करण तत्पुरुष हो जाएगा। और किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं की जा सकती है, क्रिया विशेषण में पहचान नहीं की जा सकती है। वाच कितने प्रकार के होते हैं, वाच आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच, कर्मवाच, एक भाववाच होता है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें 3 सही होगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल कौन है। पूर्ण भूतकाल मतलब वह आए थे, यानी पूर्ण हो गया कि वो आए थे, तो कन्फर्म है। अब आपको नदी का बहुवचन बताना है कि नदी का बहुवचन कौन होता है। नदी का नदियों होता है, नदियों, ना कि नदी। ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपको बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, हाय मुझे क्या हो गया, यह विस्मयवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, तो गलत हो गया। मेरी 5 बहनें और एक भाई है भी गलत है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मुझे पढ़ना है, जो रेखांकित शब्द दिया गया है, तो यह क्या है, पूर्ण विराम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, द्वंद्व समास बताना है कि द्वंद्व समास का जो विराम चिन्ह होता है, वह चिन्ह क्या कहा जाता है, उसे योजक या संयोजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगला देखिए, दुर्घटना देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, यानी दया उत्पन्न हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। और हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, यानी मन में चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन ठीक है तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी कौन है। ऊर्जा का समानार्थी शब्द कौन है, शक्ति होता है। ऊर्जा का समानार्थी शक्ति होती ना कि ईंधन। और ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ब्रजभाषा का क्षेत्र आगरा होता है, धौलपुर और मथुरा, और ये सरगुजा नहीं है दोस्तों। और जो एक कृति है सुख सागर की रचना किसने लिखी है, मुंशी सदा सुखलाल ने इसकी रचना किया है। ऑप्शन नंबर डी। और खड़ी बोली आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि अपभ्रंश भाषा से निकली हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अवधी या पूर्वी हिंदी से ब्रज भी वही पश्चिमी हिंदी से। एक इंग्लिश में दिया हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद करना है अभी। द राइट टू एजुकेशन नाउ इज ए फंडामेंटल राइट, मतलब शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर अगला, लिखा हुआ है कि एक धान्य कृषि करने में बड़ी जोखिम होती है। मेनुकल्चर से मोनोकल्चर से कैरीज ग्रेट रिस्क, यानी एक धान्य कृषि करने में बड़े जोखिम होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आप लोग पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी गद्यांश छोटा ही है, हमने पढ़ा है। जैसे कि दो समुदाय और दो राष्ट्रों को जोड़ने की भावना क्या होती है, प्रेम की भावना होती है। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या होना चाहिए। आतंकवाद मिटाने के लिए एक दूसरे को प्रेम भावना जगाना चाहिए, तभी आतंकवाद मिट पाएगा। और प्रेम के कितने रूप होते हैं, मातृ प्रेम होते हैं, पारिवारिक प्रेम होते हैं, ईश्वर प्रेम होते हैं, ये सभी। 46 नंबर है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, उसी गद्यांश में से है। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, प्रेम का अभाव है। उन लोगों में प्रेम नहीं था, इसलिए
एक दूसरे से घृणा या द्वेष रखते थे। अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है? अमर सिंह राठौर किस विधा की रचना है? यह एक नाटक है दोस्तों। और अगला, काठ का सपना काफ़ी चर्चित रचना है, ये मुक्तिबोध जी की है, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कागज की नाव, ये तो बहुत चर्चित है, नासिर शर्मा जी के, इनको मतलब पुरस्कार भी मिला था नासिर शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 है क्वेश्चन नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? आप लोग 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए